हेलो नमस्कार साथियों। तो आज आपकी हम चट्टान यानी कि रॉक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास है आपको ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी एग्जाम यदि आप देने जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे चाहे कोई पीजीटी आप देखने जा रहे हो, स्कूल लेक्चर देने जा रहे हो, ठीक है, उस सभी एग्जामों के लिए जिसमें ज्योग्राफी आती हो, यानी कि जो अच्छी ज्योग्राफी आती हो, जैसे फिजिकल हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, इनसे यदि क्वेश्चन आते हो तो ये क्लासें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कई क्लासें अपन करवा चुके हैं। इससे पहले हमने एक प्रश्नोत्तरी सीरीज भी चलाई थी, तो उसमें भी हमने ज्योग्राफी की फिजिकल वाला पार्ट यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी वाला वाला पार्ट, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोलॉजी हम कंप्लीट करवाई थी। प्रश्नोत्तरों के जरिए डिटेल एनालिसिस हमने किए थे। इसकी भी अब हमने स्टार्ट किया है, तो 3 से 4 क्लास शायद हो चुकी हैं, और आज की क्लास अपन चट्टान है, जो कि फिजिकल का टॉपिक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चट्टान। देखो, चट्टान होती क्या हैं। सबसे पहले तो धरातल पर, हमारी जो पृथ्वी का ऊपरी धरातल है, उस पर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ या तत्व होते हैं, धरातल पर पाए जाने वाले पदार्थ या तत्व कहलाते हैं चट्टान। ठीक है, चाहे वो असंगठित हों चाहे संगठित हों। दो तरीके से होते हैं, संगठित और असंगठित। संगठित यदि है तो वो कठोर चट्टान पाई होती है, और जो असंगठित है वो मुलायम चट्टान इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि इनकी कठोरता को अपन इसका मापन करते हैं तो इसके लिए मोह स्केल काम में लेते हैं। चलो देखते हैं। धरातल पर पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तत्व या पदार्थ, सभी तत्व या पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। सभी तत्व या पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। अब देखो, ये चट्टान भी दो प्रकार से अपन ले सकते हैं। संगठित और असंगठित। देखो, संगठित तो अपन जो कठोर पदार्थ होते हैं, कठोर पदार्थ, और असंगठित होते हैं मुलायम पदार्थ। यही एक चीज आप लिख सकते हैं, चट्टानों की कठोरता का मापन चट्टानों की कठोरता का जो मापन है वो मोहो स्केल से किया जाता है। मोहो स्केल से किया जाता है। अब ये मोहो स्केल है, इसके आधार पर यदि देखें, सबसे कठोर पदार्थ या चट्टान, और सबसे मुलायम। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। इस मोह स्केल के आधार पर सबसे कठोर जो चट्टान होती है वो तो होती है आपका हीरा। ठीक है, और सबसे मुलायम जो होता है वो होता है टैल्क।
ठीक है। यदि हीरा की जो मोह स्केल का मापक है या इसकी यदि एक इकाई होती है उसको रख सकते हैं अपन 10 मोह होता है और इसका 1 होता है। ठीक है। तो ये हमने बात की चट्टान के बारे में, चट्टान क्या होती है, संगठित असंगठित चट्टान कैसी होती हैं, और चट्टानों की कठोरता मापने के लिए किस स्केल का स्केल को काम में लिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो अब तक लगभग 2000 प्रकार के तत्वों की खोज की हुई है। 2000 प्रकार के तत्व या खनिज। ये चट्टान जो होती है खनिजों से ही मिलकर बनी होती हैं, और जो खनिज पदार्थ जितने भी निकलते हैं वो सब चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। तो लगभग अब तक 2000 प्रकार के खनिजों की खोज की जा चुकी है। खोज की जा चुकी है। इनमें से भी, इन 2000 में से भी, इन 2000 में से भी लगभग 24 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। लगभग 2000 प्रकार के खनिजों की खोज की जा चुकी है। इनमें से भी 24 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जिनसे खनिजों से, ये प्रमुख खनिज हैं, ऐसे लिखो, प्रकार के खनिजों से खनिजों से प्रमुखतः चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। मतलब 2000 प्रकार के खनिजों की खोज की जा चुकी है अब तक धरातल पे जो पाए जाते हैं। अब इन 2000 में से भी, इन 2000 में से भी 24 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जो प्रमुख हैं, जो चट्टानों का निर्माण करते हैं। अब इन 2000 में से 24, अब इन 24 में से ऐसी भी 6 प्रकार के खनिज ऐसे हैं, 6 प्रमुख खनिज जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। जिनमें है फेल्सपार, सॉरी, अभ्रक, क्वार्टज, एम्फीबॉल, ओलिवीन और पायरोक्सिन। इस प्रकार से जो खनिजों से चट्टानों का निर्माण होता है, ऐसे धरातल पर तो 2000 खनिजों की खोज की जा चुकी है। ठीक है। उनमें से भी 24 खनिज ऐसे हैं जिनसे प्रमुखतः चट्टानों का निर्माण होता है। अब इन 24 में से भी 6 खनिज ऐसे हैं जिनसे चट्टानों का प्रमुखतः निर्माण होता है। वो है आपके अब्रक, फेल्सपार, क्वार्टज, एम्फीबॉल, ओलिविन और पायरोक्सिन। ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखो भूपरपटी, भूपर की परपटी के निर्माण में
के निर्माण में प्रमुख खनिजों का योगदान, निर्माण में प्रमुख तत्वों का योगदान है। ये भूपर्पटी की बात कर रहा है, तो इसमें प्रमुख खनिज हैं ऑक्सीजन, प्रमुख तत्व हैं ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा। देखो यहाँ से दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि एक तो भूपर्पटी के निर्माण में कौन कौन से खनिजों का योगदान है प्रमुखतया, तो वो तो है ये चार, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा। और एक पूछा जाता है संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में, संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में प्रमुख तत्वों का योगदान। ऐसे भी चार तत्व हम लिख सकते हैं, जैसे पहला है लोहा, लोहा, ऑक्सीजन, तीसरा है सिलिका और चौथा है मैग्नीशियम। ठीक है, दोनों चीज आपको अलग अलग ध्यान रखनी है। और कैसे ध्यान रखनी है, देखो भूपर्पटी के निर्माण प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा। ऐसे ही संपूर्ण पृथ्वी के योगदान में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका और मैग्नीशियम। यानी कि भूपर्पटी की बात करें तो सर्वाधिक योगदान किसका है, ऑक्सीजन का भूपर्पटी के निर्माण में। और संपूर्ण पृथ्वी की यदि बात करें तो सर्वाधिक योगदान किसका है, लोहे का। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं और आपको अलग अलग ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, चट्टानों का वर्गीकरण। या चट्टानों के प्रकार अपन कह सकते हैं। देखो चट्टानें प्रमुखतया तीन प्रकार की होती हैं, चट्टानें प्रमुखतया तीन प्रकार की होती हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी इनका निर्माण कैसे कैसे होता है इस आधार पर चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। तो पहली है आग्नेय चट्टान, जिसको अपन इग्निस चट्टान भी कहते हैं। दूसरी है अवसादी चट्टान, जिसको अपन सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। तीसरी है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान जिसको अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर यदि प्रकारों की हम बात करें तो कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान क्या होती हैं, ये मूलभूत चट्टानें हैं। देखो एक एक करके इनकी विशेषता देखेंगे अपन। पहली है आग्नेय चट्टान। इग्निस रॉक्स,
देखो ये चट्टानें जो होती हैं ये इनका निर्माण सबसे पहले होता है, यानी प्राथमिक चट्टानें हैं ये, इनका निर्माण सबसे पहले होता है आग्नेय चट्टानों का। साथ साथ इनकी यदि बात करें तो ये लावा के जो धरातल में लावा होता है उसके ठंडा होने से बनती हैं, चाहे वो लावा भूगर्भ में जमा हो जाए, अगर यदि भूगर्भ में जमा हो जाता है या जम जाता है वो तो कहलाती हैं अंतर्वेदी चट्टानें, और यदि यही लावा बाहर निकलकर पठारों का या ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है वो कहलाती हैं बहिर्वेदी चट्टानें, यानी कि अंतर्वेदी चट्टानें और बहिर्वेदी चट्टानें दो प्रकार से ये होती हैं। इसके बाद यदि बात करें तो इनमें ये अरंध्रीय होती हैं, यानी कि अप्रवेश्य होती हैं, इसीलिए इनमें रासायनिक क्रिया द्वारा इनका क्षरण नहीं होता है, यानी कि रासायनिक अपरदन इन पे काम नहीं करता है, इन पे केवल भौतिक अपरदन ही काम करता है। इनमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये रवेदार या कर्णदार होती हैं। इसमें यदि लावा पृथ्वी के धरातल में जमा हो रहा है, यानी पृथ्वी के धरातल में धीरे धीरे लावा ठंडा हो रहा है तो बड़े बड़े कणों का निर्माण होगा, इसमें रवों का निर्माण होगा। लेकिन जब यही लावा बाहर निकलता है, पृथ्वी पे ऊपर आता है और वहाँ पे एक साथ यानी कि जल्दी से ठंडा हो जाता है तो वहाँ कण या रवे छोटे हो जाते हैं। ये है। फिर ये जब इनमें क्या है, जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि देखो इनका जो निर्माण है आग्नेय चट्टानों का या तो हुआ है ऐसे, मतलब इतने पुराना टाइम हो गया, इतनी लंबी अवधि हो गई इनको बने, उस टाइम पे जीवों का अस्तित्व ही पृथ्वी पर नहीं था, या तो इसलिए नहीं पाए जाते हैं इसमें जीवाश्म, या फिर ऐसा हुआ है कि ये गरम लावा के ठंडा होने से बनती हैं और वो लावा इतना गर्म होता है यदि कोई जीवाश्म उसमें हो भी तो उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, इसलिए इसमें जीवाश्म या अवशेष नहीं पाए जाते हैं। उसी तरह इसमें परतें भी नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि लावा के ठंडा होने से बनी है तो परतें भी नहीं पाई जाती हैं। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। देखो पहली है ये प्राथमिक चट्टानें हैं। ये प्राथमिक चट्टानें हैं, इनका निर्माण लावा के जमने से होता है। लावा के जमने से होता है। ये अप्रवेश्य होती हैं, अप्रवेश्य या अरंध्र, यानी कि इनमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, अरंध्र होती हैं। इसी कारण इनका अपक्षय रासायनिक क्रिया द्वारा नहीं होता है, रासायनिक क्रिया द्वारा नहीं होता है। इस पर भौतिक अपक्षय ज्यादा काम करता है। इसका अपक्षय भौतिक क्रिया द्वारा होता है, भौतिक क्रिया द्वारा होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। परतें नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें या ऐसे लिखो ये रवेदार या कणयुक्त होती हैं। वो मैंने आपको बताया ही कि रवे मोटे कब हो सकते हैं और पतले या छोटे कब हो सकते हैं। मोटे कब हो सकते हैं? जब यदि इनका निर्माण या लावा का जमाव धरातल में हो रहा है,
पृथ्वी के भूगर्भ में हो रहा है और वहाँ पे तापमान अधिक है, तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। धीरे धीरे ठंडा होगा तो वो क्या होते हैं, उसमें रवे नहीं बन सॉरी रवे बड़े बन जाते हैं, मोटे रवे होते हैं। और जब वही लावा बाहर आकर यानी ऊपर आकर धरातल पर ऊपर आकर भूगर्भ से बाहर आकर जमता है, तो उसमें उसका जो ठंडे होने की प्रक्रिया है वो तीव्र गति से होती है, क्योंकि ऊपर तापमान कम है, नीचे तापमान ज़्यादा है। जब ऊपर तापमान कम है तो वो शीघ्रता से ठंडी होती है, और शीघ्रता से ठंडी होगी तो उसमें रवे नहीं बनेंगे। ठीक है, एक विशेषता ये लिख लो कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म या जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और भूपरपटी का 90% भाग आग्नेय चट्टानों से ही बना है। आग्नेय चट्टानों से ही बना है। ठीक है, ये इसकी आग्नेय चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आग्नेय चट्टानों के बाद इनके कुछ उदाहरण यदि देखें, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण, देखो इसमें है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। ठीक है, ग्रेनाइट हुआ, बेसाल्ट हुआ, इसके बाद है आपका गैब्रो है। ठीक है, ये प्रमुख हैं इसके आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। इसके बाद आग्नेय चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। देखो रासायनिक वर्गीकरण की यदि बात करें तो ये दो प्रकार से होता है, अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानें। अम्लीय में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और क्षारीय में सिलिका की मात्रा कम होती है। इसमें 60 से 85% तक होती है सिलिका की मात्रा। और यदि क्षारीय की बात करें, इसमें क्या होता है, 40 से 60% होती है सिलिका। ये बहिर्वेदी होती हैं, बहिर्वेदी, और बड़े कण होते हैं इसके, जो आपकी क्षारीय चट्टान है। अम्लीय चट्टानों की यदि बात करें, ये अंतर्वेदी होती हैं और इनके कण कैसे होते हैं, छोटे। ये आपको ध्यान रखना है, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है, ये इनका है चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। इसके बाद यदि बात करें चट्टानों का स्थिति के आधार पर, आग्नेय चट्टानों का आग्नेय चट्टानों का स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर भी ये दो प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें, और दूसरा होता है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें।
अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। अब देखो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें तो वो होती हैं जिनका निर्माण धरातल के ऊपर होता है, यानी कि नीचे से लावा आया निकला ज्वालामुखी क्रिया द्वारा और उसका जमाव हुआ और उससे जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनको अपन कहते हैं बहिर्वेदी चट्टानें। इसमें होता है देखो पठारों का निर्माण और इसके साथ ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण। ये तो हैं आपकी बहिर्वेदी चट्टानें। यदि अंतर्वेदी चट्टानों की अपन बात करें तो इसमें मैंने जब आपको ज्वालामुखी टॉपिक पढ़वाया था तो उस ज्वालामुखी टॉपिक में मैंने कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण के बारे में आपसे जिक्र किया था, तो वही हैं जो यहाँ पे अंतर्वेदी चट्टानों के रूप में होती हैं, जैसे कि बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील या सीट और एक होता है डाइक। ठीक है, इस प्रकार देखो ये तो हैं आपकी बहिर्वेदी चट्टानों के उदाहरण और ये हैं आपकी अंतर्वेदी चट्टानों के उदाहरण। अंतर्वेदी चट्टानों के बारे में यदि बात करें तो बैथोलिथ होती है। इस बैथोलिथ का निर्माण होता है भूगर्भ में लावा के जमने से, जब बड़ी गुम्बदाकार आकृति का निर्माण होता है भूगर्भ की गहराइयों में, वो तो कहलाती है आपकी बैथोलिथ। लेकिन धरातल के पास ही, बात तो भूगर्भ ही की ही है, यानी कि धरातल के पास ही भूगर्भ में जब एक छोटे गुम्बदाकार आकृति का निर्माण, तो ये तो बड़े गुम्बदाकार आकृति है आपकी बैथोलिथ, लेकिन छोटी गुम्बदाकार आकृति का निर्माण होता है वो होती है आपकी लैकोलिथ और वो होती है धरातल के पास, जबकि बैथोलिथ होती है भूगर्भ की गहराइयों में। लेपोलिथ की यदि बात करें तो जब तस्त्री आकार की आकृतियों का निर्माण होता है, तस्त्री आकार नुमा आकृतियों का जब निर्माण होता है भूगर्भ में लावा के जमने से, तो वो कहलाती हैं आपकी लेपोलिथ स्थलाकृतियाँ। फैकोलिथ की यदि बात करें तो ऐसे लहरनुमा आकृतियों का निर्माण होता है जिसमें अपनति और अवनतियां भी होती हैं, उनको कहलाते हैं अपन फैकोलिथ। जब भूगर्भ में लावा का क्षैतिज जमाव होता है वो कहलाती है सिल या सीट, और जब उसका ऊर्ध्वाधर जमाव होता है वो कहलाती हैं डाइक। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको डायग्राम के द्वारा भी बताया है, समझाया है आपको। ज्वालामुखी वाले टॉपिक में इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। वही बात है यहाँ पे, जब बहिर्वेदी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, जब जो लावा बाहर निकलता है, देखो लावा दो तरीके से बाहर निकलता है, एक तो दरार के रूप में, एक लंबी दरार होती है, उसके रूप में यदि लावा बाहर निकलता है तो वो लावा होगा पतला। यदि लावा पतला होगा तो वो दूर दूर तक फैलेगा, और दूर दूर तक फैलेगा तो उसके जमने से बनेगा पठार। और जब छिद्रनुमा आकृति में जब लावा निकलता है, एक तो दरारनुमा से निकल रहा है, एक छिद्रनुमा, एक छिद्र से ही लावा निकल रहा है, तो वो छिद्र से निकलने वाला जो लावा है वो होगा गाढ़ा, और गाढ़ा होगा तो वो दूर दूर नहीं फैलेगा, उसी जगह पे जमा होता जाएगा और उस जगह पे निर्माण होगा ज्वालामुखी पर्वत का। तो ये अंतर्वेदी और बहिर्वेदी चट्टानें हैं, और जो कि उदाहरण है किसके, आग्नेय चट्टानों के। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चट्टान की। दूसरी है आपकी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, इसको सेडिमेंट्री रॉक भी अपन कह सकते हैं। देखो इसका निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों के क्षरण से, यानी जब आग्नेय चट्टानों का अपरदन या अपक्षय क्रिया होती है, अनाच्छादन की जब क्रिया होती है आग्नेय चट्टानों की, तब बनती है आपकी अवसादी चट्टानें। और इन अवसादी चट्टानों में देखो परतदार पाई जाती हैं ये, क्योंकि जब जो अवसाद है आग्नेय चट्टानों के जो अवसाद जमा होते हैं वो परत के रूप में होते हैं। ठीक है, और जब परत के रूप में वो अवसाद जमा हो जाते हैं, ये परतों के रूप में होती हैं, इसीलिए इनको परतदार चट्टान भी कहते हैं। और इन परतों में जब इनका जमाव होता है तो जीवावशेष भी पाए जाते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ जीवों के जमाव भी इसमें हो जाते हैं। अवशेष, जीवों के अवशेष भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में, अवसादी प्रकार की चट्टानों में। और ज़्यादातर जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में ही। ठीक है, और इन चट्टानों से भूपर्पटी का लगभग
5% भाग बना हुआ है। और यदि ऊपरी सतह की यदि बात करें पृथ्वी की, तो 75% ऊपरी सतह इसी से बनी हुई है, अवसादी प्रकार की चट्टानों से। तो ये कुछ प्रमुख विशेषता हैं अवसादी चट्टानों की। जैसे पहले तो ये इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से होता है। ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता है, ये परतदार चट्टानें होती हैं। परतदार चट्टानें होती हैं क्योंकि ये परतों के रूप में जमी हुई होती हैं। इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं। इनमें जीवावशेष या जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है। इनसे ज्यादातर खनिजों की प्राप्ति होती है। इनसे ज्यादातर खनिजों की प्राप्ति होती है। इसके बाद भूपरपटी का 5% भाग अवसादी प्रकार की चट्टानों से बना है। अवसादी चट्टानों से बना है। और ऊपरी धरातल का ऊपरी धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से बना है। ठीक है। ये प्रमुख विशेषता हैं अवसादी चट्टानों की। इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय या अपर्दन से हुआ है। ये परतदार होती है क्योंकि जब आग्नेय चट्टानों का अपक्षय अपर्दन होता है तो उनके द्वारा जब उसका अवशिष्ट पदार्थ कहीं दूसरी जगह पे जाके जमा होता है और ये परतों के रूप में जमा होता जाता है, इसलिए इनको परतदार चट्टान भी कहते हैं। इनमें जीवावशेष या जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि जब परतदार चट्टानें जमा होती हैं तो एक लंबे समय तक ये जमा होती रहती हैं, तो वहाँ पे जीवों के अवशेष भी वहाँ पे उसमें परतदार चट्टानों में जम जाते हैं या अवशिष्ट के रूप में जमा हो जाते हैं और बाद में अगर देखते हैं तो जीवाश्म इनमें पाए जाते हैं। इनसे ज़्यादातर खनिजों की प्राप्ति होती है। भूपरपटी का लगभग 5% भाग इनसे अवसादी प्रकार की चट्टानों से बना है। और ऊपरी धरातल की यदि बात करें तो 75% भाग अवसादी प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। अब बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति। अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसमें 3 प्रकार से अवसादी प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति होती है। भौतिक या यांत्रिक क्रिया द्वारा, भौतिक या यांत्रिक क्रिया द्वारा। ठीक है। दूसरा है रासायनिक क्रिया द्वारा। और एक है तीसरा जैविक क्रिया द्वारा।
ठीक है, 3 प्रकार से इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। भौतिक या यांत्रिक क्रिया की यदि बात करें, भौतिक या यांत्रिक क्रिया की यदि बात करें तो इसमें आते हैं आपके, जैसे देखो चूना पत्थर, चूना पत्थर है। इसके बाद इसमें है देखो कॉन्ग्लोमरेट हैं। कॉन्ग्लोमरेट होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर होते हैं, उनकी आकृति के आधार पर हमने उनको पढ़ा था, जैसे बम है, ब्रेसिया है, ठीक है, प्यूमिस है, और मटर के दाने के आकार के हैं, वो सारे इसमें, लेपली है वो इसमें आते हैं। इसके बाद है टिल जमाव है, टिल या हेमोड जमाव। इसके बाद है देखो एक होता है, जितने भी भौतिक कारकों द्वारा जो बहाकर ले जाते हैं, जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, ठीक है, इसमें कंकड़ पत्थर भी लिख सकते हैं, और लोयस जमाव हैं। इन चट्टानों का निर्माण जो होता है वो होता है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, ठीक है। अब रासायनिक क्रिया की यदि बात करें तो इसमें आता है देखो जिप्सम है आपका, जिप्सम है, नमक है, ठीक है, ये प्रमुख आते हैं किसमें, रासायनिक क्रिया से जो जिनका निर्माण होता है चट्टानों का। जैविक क्रिया की यदि बात करें तो इसमें आता है देखो चूना पत्थर है, ठीक है, सिलिका है, ये है, इसमें एक खड़िया और आता है, खड़िया, इसमें कोयला आता है। तो ये हैं किस प्रकार की अपसारी चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पर, जैसे भौतिक या यांत्रिक क्रिया से जिनका निर्माण होता है, रासायनिक क्रिया से जिनका निर्माण होता है, और जैविक क्रिया से जिनका निर्माण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चट्टान की, जो है कायांतरित चट्टान। इसको अपन मेटामॉर्फिक चट्टान भी कहते हैं, मेटा रॉक्स, ठीक है। अब देखो हमने 2 प्रकार की चट्टानें पढ़ी, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें। जब आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से, देखो इसमें कोई ऐसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इनमें क्या होता है, जब ये लंबे समय तक जमी रहती हैं तो विभिन्न प्रकार के ताप या दाब के कारण इनका निर्माण होता है। इनमें विघटन या वियोजन नहीं होता है, ये इनमें सिर्फ इनका रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है इनका, और इस प्रकार से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इनका जो निर्माण है किसके द्वारा होता है, अवसादी और आग्नेय चट्टानों के रूप परिवर्तन से इनका निर्माण होता है, जो कि विघटन और वियोजन के बिना इसमें परिवर्तन आते हैं, वो कहलाती हैं आपकी कायांतरित चट्टानें। लिखते हैं आग्नेय व अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों के जमाव से विघटन व वियोजन के बिना विघटन व वियोजन के बिना विघटन या वियोजन के बिना
मूलभूत परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसी चट्टानों को अपन कहते हैं कायांतरित चट्टानें। इनका निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानों में जो विघटन या वियोजन के बिना उनके में मूलभूत परिवर्तन आ जाते हैं, उनसे निर्माण होता है कायांतरित चट्टानों का। इनका निर्माण देखो किस प्रकार से होता है। निर्माण की क्रियाएं, देखो तापीय क्रिया होती है, तापीय क्रिया द्वारा, ठीक है। दूसरा होती है जल गति क्रिया द्वारा, ठीक है, या दाब, या जो कि इसमें लंबे समय तक दबे रहने से जो दबाव या दाब काम करता है, ऐसे ही लंबे समय तक जमे रहने से तापीय क्रिया काम करती है। ऐसे ही लंबे समय तक जमे रहने से जलगति क्रिया इस पे काम करती है। ठीक है। अब ये जो कायांतरित चट्टानें होती हैं लंबे समय तक दबी रहती हैं और इनमें जो मूलभूत परिवर्तन आते हैं उनके कारण ये कठोर चट्टानें हो जाती हैं। तो ये एक कठोर प्रकार की चट्टानें होती हैं। यहीं लिख लेते हैं, ये चट्टानें रवेदार या कठोर होती हैं, रवेदार या कठोर होती हैं। ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं किनकी? कायांतरित चट्टानों की। अब देखो विभिन्न प्रकार की अवसादी और आग्नेय चट्टानों के परिवर्तन से कौन सी आग्नेय चट्टानों कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, एक बार उनके उदाहरण देख लेते हैं। एक साइड में लिख सकते हैं अपन आग्नेय या अवसादी चट्टान, ठीक है, और एक साइड में लिख सकते हैं कायांतरित चट्टान। यानी कि कौन कौन सी आग्नेय या अवसादी चट्टानें हैं जिनके रूप परिवर्तन से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे है पहला ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से कायांतरित होकर बनता है नीस या नाइस। बेसाल्ट से चेंज होकर बनता है एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट से चेंज होकर बनता है एम्फीबोलाइट। गैब्रो से बनता है सरपेंटाइन। ठीक है, सेल से बनता है चूना पत्थर। सेल से बनता है चूना पत्थर। और बलुआ परेत या बलुआ पत्थर या कॉन्ग्लोमरेट से बनता है बलुआ पत्थर या कॉन्ग्लोमरेट। बलुआ पत्थर या कॉन्ग्लोमरेट से बनता है आपका संगमरमर।
सेल से बनता है स्लेट, और बलुआ पत्थर या कॉन्ग्लोमेरेट से बनता है क्वार्टज, और चूना पत्थर से बनता है आपका चूना पत्थर, यही डोलोमाइट या खड़िया, इनसे बनता है, इनके कायंत्रण से बनता है संगमरमर। ठीक है, और एक और है कोयला। कोयला से बनता है ग्रेफाइट या हीरा। ठीक है, ये देखो अवसादी या आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो हैं आपकी कायंत्रित चट्टानें। यदि ग्रेनाइट से कायंत्रण होकर बनता है तो वो बनता है नीसिया नाइस। बेसाल्ट से बनता है आपका एम्फीबोलाइट। गैब्रो से बनता है आपका सरपेंटाइन। सेल के रूपांतरण से बनता है स्लेट, और बलुआ पत्थर या कॉन्ग्लोमरेट के रूपांतरण से बनता है क्वार्टज, और चूना पत्थर या डोलोमाइट के या खड़िया के रूपांतरण से बनता है या कायांतरण से बनता है आपका संगमरमर, और कोयला के रूपांतरण से बनता है आपका ग्रेफाइट या हीरा। तो ये हैं आपके, और यहीं से आता है आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा कि ग्रेनाइट के रूपांतरण से या कायांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। ऐसे ही बेसाल्ट के रूपांतरण से या गैब्रो के, सेल के, या इनके आपको मिलाने को भी दे सकता है कि ग्रेनाइट से क्या बनता है, गैब्रो से क्या बनता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन इस कायांतरित चट्टानों के कायांतरण से भी कुछ चीज़ों का निर्माण होता है, वो देख लेते हैं। देखो, सेल के रूपांतरण से बनती है सिस्ट। ठीक है, सेल का यदि रूपांतरण होगा तो बनेगी स्लेट, और स्लेट के रूपांतरण से बनता है सिस्ट। ठीक है, देखो सेल के रूपांतरण यदि होगा तो बनेगा स्लेट, जो कि अपन ने अभी भी पढ़ा है, और स्लेट का रूपांतरण यदि होगा तो बनेगी सिस्ट, और सिस्ट का रूपांतरण होगा तो बनेगी फाइलाइट। देखो ये दो चट्टानें हैं, सेल, ये तो है इसका कायांतरण, और ये दोनों हैं कायांतरण का भी कायांतरण, इसलिए इसको कहते हैं पुनः कायांतरण। पुनः कायांतरण, सेल से स्लेट, स्लेट से सिस्ट, और सिस्ट से फाइलाइट बनता है। ये दोनों कायांतरित हैं, और ये है पुनः कायांतरण। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पुनः कायांतरण से बनी चट्टानें। पुनः कायांतरण से बनी चट्टानें। देखो चट्टान टॉपिक से यदि क्वेश्चन आता है वो या तो इनकी विशेषताओं से आ जाता है। तीनों प्रकार की चट्टानें मैंने आपको बताई हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। ये तो इनकी विशेषताओं से प्रश्न आएगा, या फिर यदि प्रश्न आता है तो एक वो जो मैंने आपको बताए हैं पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं उनका क्रम देखना है आपको, या भूपर्पटी में जो तत्व पाए जाते हैं उनका क्रम देखना है। एक कायांतरित चट्टानें जो अवसादी और आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से जो चट्टानें बनती हैं, एक उनका क्रम देखना है आपको। क्रम या उनको तो सीधे देखना है कि ग्रेनाइट से क्या बनता है, ठीक है, बेसाल्ट से क्या बनता है। कभी कभी उल्टे भी इनसे पूछ लेता है कि ये किस प्रकार, ये जो चट्टान बनी है ये किस प्रकार की चट्टानों के कायांतरण से बनी है, और ये
पुनः कायांतरण से बनी चट्टानें आपको एक बार ध्यान रखनी है। देखो ऐसे भी यहाँ से पूछ सकता है कि नीस या नाइस जो कायांतरित चट्टान है, इसका निर्माण किस प्रकार की अवसादी या आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बना है। ठीक है, मतलब उल्टे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इधर का कायांतरित चट्टान देकर उनके जो आग्नेय अवसादी चट्टानें, जो उनकी मूल चट्टानें हैं या मात्र चट्टानें हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। ऐसे ही इनको सीधा देकर भी पूछ सकता है। सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि आग्नेय अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये आपको पुनः कायांतरण से बनी चट्टानें भी ध्यान रखनी है। तो ये चट्टान टॉपिक था आपका। ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं चट्टान में। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार का या किसी भी स्तर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो चट्टान में इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी का ये अगला टॉपिक मैंने आपको चट्टान के रूप में करवाया है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो यदि आपको यूज़फुल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी नए व्यूअर्स हैं, और उसके साथ जो अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इसकी पैनल पीडीएफ और मेरे द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद के द्वारा तैयार किए हैं, कई ऑथेंटिक किताबों से सोर्स से इनको कलेक्ट करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में, और शिक्षा पोर्टल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी बताइए। हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी करवाई जा रही है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ना ही हम किसी आपको पेड के लिए बोलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पैनल पीडीएफ मिल रही है, क्लास मिल रही है और हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। तो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए जो बहुत सहयोगी सिद्ध होंगे, जैसे कि राजस्थान के स्कूल व्याख्याता की डेट अनाउंस हो चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट अनाउंस हो चुकी है, और नेट जेआरएफ तो अभी जनवरी में होने वाला है। उसके बाद यदि जून वाला नेट जेआरएफ यदि आप देने जा रहे हो तो ये क्लासें आपके लिए यूज़फुल होंगी। आगे भी हमारी क्लासें आती रहेंगी, तो अपना सहयोग बनाए रखें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।